integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। अपना नेक्स्ट यूनिट है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में अपन पढ़ने वाले हैं, मेन जो टॉपिक बता रहा हूँ तो बर्नौली इक्वेशन, एक है फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेज, इसमें वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज का मेजरमेंट किया जाता है। उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, सी डी सी वी, उनकी वैल्यू है, डेटा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स, जैसा मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट होते ही इनिशियली बताया था, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है अपन करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या जाता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विद कंसिडरिंग cause ऑफ मोशन। अब देखो, लास्ट यूनिट अपन ने पढ़ी है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। उसमें अपन ने कॉज ऑफ मोशन है उसको कंसीडर नहीं किया था, इसमें कर रहे हैं। अब देखो, ये इसका मतलब क्या है, ये अभी इसका बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें समझ आएगा आपको। तो कॉज ऑफ मोशन क्या है पहले ही बताया है आपको, ये होता है एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, क्या इसका डेफिनेशन में दोनों डिफरेंस क्या फ्लूइड डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में, कि उसमें कॉज ऑफ मोशन जो है या एफ एक्सटर्नल है उसमें कंसिडर नहीं किया जाता और इसमें कर लेते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, ये तो समझने के लिए होगा। अपन स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं इसमें, देखिए अब इसको डिटेल से पूरा यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पढ़ने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन या एनर्जी इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो यूलियर की मोमेंटम इक्वेशन है, उसको उसके डेरिवेशन से ही आगे कुछ अजम्पशन, एक्स्ट्रा अजम्पशन लिए जाते हैं, उससे बर्नौली इक्वेशन डिराइव होती है। तो उस पे यूलियर मोमेंटम इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी इक्वेशन पे या फिर उसके न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, उसके अजम्पशन क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके आगे जो डेरिवेशन होके आता है वो है बर्नौली इक्वेशन का, उसके अजम्पशन भी आते हैं, उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, और वो किस पे बेसिस है, उसका बेस क्या है उसका, वो सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन यहाँ पे यूलियर मोमेंटम इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। उससे पहले यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे बोला था इसमें एफ एक्सटर्नल जो है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको कंसिडर किया जाता है। देखो कैसे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे देखिए। ये कोई सरफेस है, फ्लैट प्लेट है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है ऐसे। तो अपन को फ्लो बिहेवियर अपन को पता है, विस्कोसिटी पढ़ा था वहाँ पे। जैसे ये सरफेस का पॉइंट है, इस पे नो स्लिप कंडीशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है फ्लूइड और सरफेस के बीच में 0 होगी। विस्कोसिटी में पढ़ा था ना। फिर धीरे धीरे जैसे ही ट्रांसफर डायरेक्शन में जाएंगे, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और एक पॉइंट आते ही ये वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाती है, और वो फिर वहां से कांस्टेंट हो जाती है, यहां से कांस्टेंट होगी वेलोसिटी। ये अपन ने विस्कोसिटी पढ़ा था, वहां पे फ्लूइड बिहेवियर अपने जाना था। ये चीज क्लियर है ना। अगर ये चीज आपको याद नहीं हो या ध्यान नहीं हो, पता नहीं, तो आप विस्कोसिटी का जो यूनिट पढ़ाया है वहां पे ये चीज देख सकते हैं अच्छे से। और भी वैसे मैं यहाँ बता ही रहा हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ट्रांसफर डायरेक्शन में, और ये रीजन जो अपन ने बताया था जहाँ पे ये वेलोसिटी जो है ये वेलोसिटी जो है, ये रीजन क्या था, ये वाला रीजन जो था ना, इसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ये वाला जो है ना, ये है बाउंड्री लेयर। इसके इधर वाला रीजन बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर रीजन,
ये तो ऑलरेडी अपन को पता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने में वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो अपन को पता है टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। यहां पे ये जो है ये 0 है, ये भी अपन ने पढ़ा था, टाउ की वैल्यू 0 हो गई। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहां पे इनविसिड रीजन बोलते हैं इसको बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं इनविसिड रीजन। इनविसिड रीजन अपने टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा था, उसमें इनविसिड रीजन, जो इनविसिड फ्लूइड कौन सा होता है, आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड। ये सारे एजम्पशन में आएंगे इसके, इसलिए मैं आपको यही समझा रहा हूं। देखो यहां से इससे ऊपर जो है वो इनविसिड रीजन होता है। तो ये कौन से टाइप का फ्लूइड होता है, ये होता है आइडियल फ्लूइड। टाइप ऑफ फ्लूइड पढ़ा था, वहां पे आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज बताई थी, क्या क्या होती हैं। इनविसिड होता है ना, जिसमें म्यू की वैल्यू 0 हो, इनकम्प्रेसिबल होता है जिसमें बीटा की वैल्यू 0 हो, और वहां पे कोहेजन 0 होता है, सरफेस टेंशन नहीं होता है। ये तीन चीजें थी, वहां में एक ये भी आता है। तो ये आइडियल फ्लूइड, इससे ऊपर जो है ना ये फ्लो बिहेव करता है आइडियल फ्लूइड की तरह, ठीक है। अभी देखिए ट्रांसफर डायरेक्शन में इसमें ऊपर जाने पे यहां इस रीजन से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो इसलिए ये रीजन जो है ना वो इरोटेशनल होता है। यहां पे इरोटेशनल होता है ये रीजन। तो दो चीजें हो गई, एक तो इनविसिड रीजन हो गया ये, और एक जो है ना ये इरोटेशनल हो गया। तो यही जो है ना उसके काम आएंगे, अभी अपन यूलियर मोमेंटम इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे। देखिए यूलियर ने अब ये यहां पे ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा। सेम का सेम ये रीजन क्या हो गया, विसिड रीजन हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूं, उससे पहले आप समझ जाएं ये क्या हो गया, विसिड रीजन हो गया, क्योंकि यहां पे ये वैल्यू 0 नहीं होती तो ये विसिड रीजन हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, रोटेशनल होगा ये एरिया, यहां पे फ्लूइड जो है ना रोटेशनल होगा, करेक्ट है ना। तो अब देखिए यूलियर मोमेंटम इक्वेशन अपन बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे, उससे पहले अपन को यूलियर मोमेंटम इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, या फिर उसके अजम्पशन पढ़ने पड़ेंगे, सही बोलूं तो मैं, क्योंकि उसके अजम्पशन क्वेश्चन आते हैं। तो यूलियर ने क्या किया था, अपने अजम्पशन लिया था उसने, जो ना ये वाला रीजन ही कंसिडर किया, ये वाला रीजन उसने कंसिडर नहीं किया। तो यहां के जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर अजम्पशन हैं वो ही यूलियर की मोमेंटम इक्वेशन में अजम्पशन हो जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा कि फ्लो जो है ना इरोटेशनल है, एक हो गया है ना। इसकी लैंग्वेज की टर्म में और लिखा होता है कि फ्लो जो है अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, या तो फ्लो जो है ना वो इरोटेशनल है, फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, दोनों लैंग्वेज में लिखा मिलता है। एक है फ्लो जो है ना वो ये जो है फ्लो जो है इनविसिड है, या फिर ब्रैकेट में लिखा होगा फ्लो जो है आइडियल, जो फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड है। तो ये अजम्पशन हो गए यूलियर मोमेंटम इक्वेशन के, इससे डिराइव होती है यूलियर मोमेंटम इक्वेशन बन के आती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कहां से उसके अजम्पशन आए थे। अब देखो ये आपको समझ आ गया, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, ये तो अपने इसको सेटिंग पढ़ लिया था, वहां से ही मैं आपको समझा दिया हूं। लेकिन ये याद करने के लिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ये समझने के लिए था, याद क्या करना आपको। अब देखो अपन बर्नौली इक्वेशन, अपन को पढ़ना क्या है, अपन को पढ़ना है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन जो है ना वो आती है यूलियर मोमेंटम इक्वेशन है, उससे उसका ये डिराइव होती है। जो बर्नौली इक्वेशन है वो यूलियर मोमेंटम इक्वेशन में कुछ और अजम्पशन ऐड कर देते हैं, उससे डिराइव करते हैं बर्नौली इक्वेशन। इसलिए इसके कुछ अजम्पशन है वो भी इसमें आएंगे, और इसके एक्स्ट्रा अजम्पशन है वो भी आएंगे। तो अपन अजम्पशन देख लेते हैं वन बाय वन। ये आपको अजम्पशन है ना ये याद रख लीजिए, यही क्वेश्चन है इसके बर्नौली इक्वेशन के अजम्पशंस। आप इस पे 4 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा, अगर फ्लूइड डायनामिक्स में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से सबसे बड़े क्वेश्चन यहीं आएंगे, यहीं से आएंगे। तो देखो अजम्पशन, पहला अजम्पशन है
फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। पहला जो यूलर मोमेंटम इक्वेशन का अजम्पशन है वो है फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। ब्रैकेट में है फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन होगा तो डेल क्रॉस वी जो है ना वो 0 होगा और उससे फ्लो वो है इरोटेशनल हो जाएगा। इरोटेशनल तो इससे क्या हो, ये लिख दूं और में लगा के फ्लो इरोटेशनल हो गया। तो आपको पहला अजम्पशन है, एक तो ये लैंग्वेज भी फॉर्म में लिख सकता है या फिर ये फ्लो जो ना इरोटेशनल है। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। पूरा मैं समझा देता लेकिन वो अपने पूरा डेरिवेशन समझना पड़ेगा, उसमें वो अपने सिलेबस में इतना चीज है नहीं। तो आपको यहां से ही ये अजम्पशन है याद रखना है कि या तो फ्लो इरोटेशनल है, ये याद रख लो। उसके साथ में इसी दोनों का मीनिंग एक ही है, फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। अब देखिए दूसरा अजम्पशन, फ्लो इन विसिड रीजन जो अभी पढ़े थे ना दोनों, इन विसिड रीजन। इस इन विसिड का मतलब क्या हो गया, आइडियल फ्लूइड। दूसरा जो है ये इन विसिड रीजन हो गया और इसका मतलब है या फिर आइडियल फ्लूइड। फ्लो जो हो रहा है वो इन विसिड रीजन में हो रहा है और या फिर बोलूं तो जो उस रीजन में जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये दोनों अजम्पशन है, ये दोनों अजम्पशन है यूलियर मोमेंटम इक्वेशन के, यूलियर मोमेंटम इक्वेशन के। तो एग्जाम में ये पूछे कि यूलियर मोमेंटम इक्वेशन के ऑप्शन में दिए होंगे कौन कौन से हैं, तो आपको ये दो हैं। और ये दोनों अब जैसे मैंने यहां पे बताया कि इसी से ये डिराइव होकर आई है, तो ये दोनों ये क्या है, बर्नौली इक्वेशन के भी अजम्पशन हैं और उससे कुछ और ऐड हो जाएंगे, वो भी आएंगे उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, जरूर क्वेश्चन बनते हैं इस पे। दो हो गए। अब नेक्स्ट दो मैं यहां पे लिख दूं, इसको मिटा देता हूं पहले। इन दोनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, अजम्पशन का क्या मतलब है दोनों का। अब देखो तीसरा अजम्पशन जो है बर्नौली इक्वेशन का, अब इसके दो हो गए बस। अब दो एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो है ना वो है बर्नौली के एडिशनल अजम्पशन है वो यूलियर मोमेंटम इक्वेशन से। वो है पहला है फ्लो जो है ना, फ्लो स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो आप लास्ट यूनिट में आपने पढ़ लिया स्टडी फ्लो क्या होता है, वो आपको पता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये भी आपको पता है। तो स्टडी फ्लो और ये दो जो ना ये टू एडिशनल अजम्पशन है बर्नौली इक्वेशन के। ये टू एडिशनल अजम्पशन है ये यूलर मोमेंटम इक्वेशन में। तो ये अजम्पशन और लगा दो तो बर्नौली इक्वेशन बन जाती है। स्टडी फ्लो पढ़ चुके हैं, इसमें प्रॉपर्टीज जैसे वेलोसिटी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, एक फिक्स स्पेस पे, वो स्टडी फ्लो हो गया। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो डेंसिटी उसकी चेंज ना हो वो हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया। तो ये दो एक्स्ट्रा लगा अजम्पशन ऐड कर दो तो यूलर मोमेंटम इक्वेशन जो है वो बन जाएगी बर्नौली इक्वेशन, ये भी एनर्जी इक्वेशन। ये हो गई अजम्पशन की बात है। इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे इससे आगे जो बनेंगे न्यूमेरिकल बनेंगे और इस पे कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। न्यूमेरिकल बनेंगे, देखिए आगे न्यूमेरिकल तो बहुत आसान आता है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये अपन ने पढ़ लिया है। अब बर्नौली इक्वेशन का अपन को डेरिवेशन नहीं देखना है, डायरेक्ट बर्नौली इक्वेशन की जो फॉर्म्स हैं वो देखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला जो डिराइव होके वो आता है वो देखना है अपन को। तो बर्नौली इक्वेशन या एनर्जी इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो देखो ऐसे कुछ लिखा होता है, दो फॉर्म है उसकी, ये डिराइव करके ऐसे आता है P प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख के आता है। ये इस फॉर्म में आपको याद नहीं रखना है,
लेकिन आपको याद करना, एक नेक्स्ट फॉर्म आएगी उसमें याद करना है फॉर्मूला। लेकिन इसमें देखो ये जो है ना, जहां पे P जो है ना, ये है एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और जो रो वी स्क्वायर जो है, रो स्क्वायर अपॉन 2, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और जो रो जी जेड ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये देखिए, अब ये डेराइव होके ये निकल के आया बर्नौली इक्वेशन, जिसमें ये है प्रेशर है ही, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि ये ऐसे क्वेश्चन में ये लिख देगा, ये फॉर्म लिख देगा, ये ऐसे, तो उसमें ये बताइए जो टोटल एनर्जी है, या फिर कोई सी भी एक भी ये एनर्जी का नाम बोल देगा, ये पर यूनिट क्वांटिटी, तो वो जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, वो क्वांटिटी है यहाँ पे वॉल्यूम। तो इस फॉर्म में जो एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन बनता है इस पे बस। ठीक है, ये अपन आपको पता प्रेशर है, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बिल्कुल बेसिक अपन 12th में वहां पढ़ते हैं, तो अपन को पता है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन यही बनता है पर यूनिट वॉल्यूम का, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट इसकी फॉर्म आती है, वो पढ़ना अपन को बहुत जरूरी है, वो है हेड फॉर्म। उसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं जैसे अपने यहाँ पे, लेकिन इस जो प्री है एसएससी प्री, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल इतना डिफिकल्ट नहीं आता, आएगा तो चांस कम है, मेंस में फिर भी आता है, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये इसका अनदर फॉर्म है P प्लस P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर्म क्या था देखो, ये उसी को ना जो अभी फॉर्म थी उसको रो जी से डिवाइड किया है, ये थी ना फॉर्म P प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको रो जी से डिवाइड कर दो तो P बाई रो जी वी स्क्वायर अपॉन 2G जेड, ये आ गया। तो इसी से ही इसको निकाला है, लेकिन ये जो है ना इसको बोलते हैं हेड फॉर्म, ये जो ना ये इसको बोलते हैं हेड फॉर्म है ये। और इसमें जो एनर्जी होती है ना ये होती है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम से ये रो से डिवाइड करते हुए पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है स्टैंडर्ड अपन को बर्नौली इक्वेशन के लिए। जो पहले इक्वेशन देखी थी उसमें आ रहा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अपने रोजी से डिवाइड कर दिया तो वो बन गया एनर्जी पर यूनिट वेट बन गया। तो इस पे फिर से क्वेश्चन बनता है, एक तो ये बोलेगा कि ये अपना जो है ना जनरल इक्वेशन इसका यही यूज करते हैं बर्नौली इक्वेशन में। एक तो क्वेश्चन ये आ जाए कि बर्नौली इक्वेशन जो है उसमें एनर्जी वो किस पे होती है, पर यूनिट वॉल्यूम होती है या पर यूनिट वेट होती है। तो अपन को ऐसे जनरली ये से पूछे तो अपन को पर यूनिट वेट बताना है, लेकिन इक्वेशन लिख दे तो फिर देख के बताना, पुराना वाला इक्वेशन लिखा हो तो पर यूनिट वॉल्यूम, ये इक्वेशन लिखा हो तो पर यूनिट वेट। जनरली यही मान के, अगर ये इक्वेशन ना लिखे तो ये मान के चलना है कि ये इसके बारे में पूछ रहा है अपन को, या फिर हेड फॉर्म बोल दे तो यही बता रखे चलना अपन को। अनलेस कि वो इक्वेशन ना लिखे तभी वो बताना पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं तो यही अपन को पर यूनिट वेट ही बताना है। समझ गए? एक क्वेश्चन तो ये बन गया इसका, एक क्वेश्चन इसका ये बन गया। अब देखिए इसको बोलते हैं पी वाई रोजी, पी वाई रोजी को बोलते हैं प्रेशर हेड। हेड फॉर्म है ना, तो प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, पी वाई रोजी को बोलते हैं प्रेशर हेड। वी स्क्वायर बाई 2G जो है इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड और डायनेमिक हेड। और डायनेमिक हेड। अब देखो जेड, जेड जो है उसको बोलते हैं डेटम हेड,
डेटम हेड, डेटम हेड, ठीक है। तो प्रेशर हेड फॉर्म में प्रेशर हेड, ये है वेलोसिटी हेड, और डेटम, ये डेटम जो जो इसको डेप्थ को बताएगा या हाइट को बताएगा, तो ये है डेटम हेड, इसको ये बोला जाता है। तो ये टर्म पूछ ले कि इसको किसका समेशन है, ये ऐसे, तो ये टर्म्स है, इसको इस हिसाब से बताया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इनकी वैल्यू दे दे, टोटल एनर्जी पूछ ले, तो अपन को पता होना चाहिए किसका टर्म का नाम क्या है, कौन से का, तो उस हिसाब से तो अगर न्यूमेरिकल कर पाएंगे तो ऐसे आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मली टर्म के रूप में आता है कि टर्म बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये तो होगी इंडिविजुअल वाले। अब ये देखिए एक ये लिखा होता है P/ρg, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस Z, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड। ये आप है ना सोइल मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे, वहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं, वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, P/ρg प्लस Z, दोनों मिला के पीजोमेट्रिक हेड। और टोटल को ये बोलते हैं टोटल हेड, इन तीनों को मिला के टोटल हेड, ये है टोटल हेड, टोटल हेड। पहले तो जनरली अपन को ये याद रखनी है, जनरल फॉर्म ये है इसकी, याद रखनी है, बर्नौली इक्वेशन की है, एनर्जी इक्वेशन की, ठीक है। दूसरा जो है ये हो गया हेड फॉर्म है, ये हेड फॉर्म में अपन को याद रखना है, ये एनर्जी पर यूनिट वेट है, ये इक्वेशन हो गया। अब दूसरा नेक्स्ट जो है ना वो है कि जो एक एक टर्म है उसको क्या बोलते हैं, तो ये प्रेशर हेड है, प्रेशर है, ये वेलोसिटी हेड है या डायनेमिक हेड है, ये जो है डेटम हेड है। और इन दोनों को टर्म को ऐड किया जाए तो उसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, और टोटल जो है टोटल हेड कहलाता है। ये टर्म्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये भी पूछ लेता है, खास करके ये पूछता है, ये आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है तो न्यूमेरिकल में भी ये आता है काम। अब ये देखिए ये टोटल एनर्जी हो गई ना, हेड फॉर्म में वैसे है तो एनर्जी। तो अब देखो मैं मिटा देता हूं ये सारे, इसमें टर्म्स आ गई। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन और कौन सा बनता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें देखेंगे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत बार, रिपीट भी बहुत होता है। देखो इसमें अपन ने क्या किया है, टोटल एनर्जी है उसको कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया ना। अगर दो पॉइंट्स के बीच में कंपैरिजन करूं, ए और बी के बीच में कंपैरिजन करूं तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ए, ये एनर्जी होगी टोटल एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी, यही तो कह रहा है ये, कांस्टेंट का भी नहीं। तो ये किस पे बेसिस हो गई है, जो अपनी बर्नौली इक्वेशन है ना, किसके बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। अपने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी लास्ट यूनिट में, वो किस पे बेस्ड थी, उसका वो किस पे बेस्ड थी, वो थी कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये देखो एनर्जी दो पॉइंट बीच में, ये टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है। क्वेश्चन बन गए, करेक्ट। अब उसके आगे देखिए, इस पे अगर और क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल या कुछ और, तो मैं आपको उसके लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। अब उससे आगे चलते हैं। अपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ ली, बर्नौली इक्वेशन की दो फॉर्म पढ़ ली, उसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं अलग से, वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए अपना नेक्स्ट है फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस। फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, मेजरमेंट डिवाइसेस। फ्लो मेजरमेंट है, उसमें फ्लो में क्या क्या मेजर हो सकता है, फ्लो में डिस्चार्ज या वेलोसिटी मेजर करता है इसमें। तो कुछ अपने पास डिवाइसेज हैं, उसमें वो डिस्चार्ज को मेजर करेगी, कुछ है वेलोसिटी को मेजर करेगी। तो एक तो क्वेश्चन इस पे बनता है, कुछ डिवाइसेज अपन पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पहले मेजर करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि ये कौन सा। एक तो ये गलती हो जाती है कि वेलोसिटी की जगह डिस्चार्ज कर देते हैं, तो आपको ध्यान पूरा याद, अच्छे से याद रखना आपको, ठीक है।
तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं, इसमें पढ़ते हैं वेंचुरीमीटर पढ़ते हैं, ओरिफिस मीटर पढ़ते हैं, पिटो ट्यूब और ओरिफिस पढ़ते हैं। तो एक कुछ है वेलोसिटी के लिए, कुछ है डिस्चार्ज के लिए, और उसके अलावा भी कुछ है, तो वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में। तो सबसे पहले अपना है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर आपको याद कर रखने के तरीके से बता रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। जहां भी पीछे है ना, जहां मीटर लिखा हो, सिर्फ याद करने के लिए है। मीटर लिखा हो ना, किसी भी डिवाइस की मीटर आ रहा हो, तो वो डिस्चार्ज को नापती है, वो जो मेजर करती है वो डिस्चार्ज को करती है। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। मैंने देखा इनमें कॉमन ये है, तो मैंने सिर्फ अपनों को खुद के लिए याद रखने के लिए किया। तो आप इसको याद रख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। जहां मीटर पीछे आ रहा है वहां लग दो कि वो डिस्चार्ज को मेजर करेगी। तो वेंचुरीमीटर जो है अपनी करती है ये कि क्या मेजर करती है, डिस्चार्ज मेजर करती है। डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए हो गई पहली बात। दूसरी बात जो है उसमें ना एक फॉर्मूला आता है, ऐसे डिस्चार्ज करते थे, जो Q एक्चुअल इक्वल्स टू CD इंटू Q थ्योरेटिकल। Q थ्योरेटिकल, डिस्चार्ज थ्योरेटिकल, उसको कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो वो Q एक्चुअल निकल के आया। ऑब्वियसली Q एक्चुअल की वैल्यू Q थ्योरेटिकल से कम होगी, क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस हुए होंगे, इसलिए अपने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लिखा है। वेंचुरीमीटर के लिए एक क्वेश्चन ये भी आता है। वेंचुरीमीटर जो है इसमें जो एनर्जी लॉसेस या हेड लॉस है वो बहुत कम होता है, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़िया होती है। तो एक्यूरेसी बढ़िया है, तो ये बताइए एक्यूरेसी बढ़िया है, इसका मतलब क्या हुआ, Q एक्चुअल और Q थ्योरेटिकल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मतलब CD की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 है, 1 नहीं बता रहा, ऑलमोस्ट। तो याद करने के लिए ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल पास में होती है। तो CD की वैल्यू आपको, ये क्वेश्चन CD पे आता है, इसकी वैल्यू होती है 0.95 और 0.95 से लेके 0.98 के आसपास होती है। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि वेंचुरीमीटर मेजरमेंट क्या करती है, वो डिस्चार्ज क्या करती है। दूसरा जो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू, ये बोलता है कि स्टेटमेंट लिखा हो कि वेंचुरीमीटर के जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज उसकी हाई वैल्यू होती है, तो करेक्ट है। या फिर वैल्यू बोल दे तो इसके में रेंज ये होती है, ठीक है। और देखिए इसके आगे, ये तो हो गया बेसिक चीज। अब इसका जो डिटेल में कैसे मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका जो कंस्ट्रक्शन यूनिट है वो देखिए कैसे है। वेंचुरीमीटर को मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ कैसी होगी, कैसे मेजरमेंट करेंगे। डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए है, देखिए ये अपने कुछ है, यहाँ पे पाइप है, ये कुछ है ऐसे, ये कि ये पाइप है अपना, वहां पे अपन को मेजरमेंट करना है डिस्चार्ज का, ठीक है। तो डिस्चार्ज का मेजरमेंट करना है तो अपन ने यहाँ पे लगा के ये वेंचुरीमीटर लगा रखा है बीच में। वेंचुरीमीटर यहाँ से लेके ये जो है ना, ये जो है वेंचुरीमीटर का पार्ट है, ठीक है। अब ये मैं ना बर्नौली इक्वेशन पढ़े थे, बर्नौली इक्वेशन में दो क्रॉस सेक्शन पे अपन कंपेरिजन करेंगे, और वहां पे एनर्जी जो है वो कंजर्व रहनी चाहिए कि दो पॉइंट्स हैं, वो 1 है, एक तो E1 इक्वल्स टू E2 होनी चाहिए, यही तो है अपनी बर्नौली इक्वेशन। अब देखो ये क्रॉस सेक्शन जो दिया जाता है, मैं क्रॉस सेक्शन बाद में बताऊंगा आपको। ये जो है पार्ट जहां से कन्वर्ज हो रहा है इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन। ये जो है यहां तक इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन। और इसको बोलते हैं थ्रोट,
ठीक है। अब ये देखिए, मैंने कन्वर्जिंग सेक्शन को छोटा सा बनाया, बिल्कुल डाइवर्जिंग सेक्शन को बड़ा, इतना सा लेंथ इसकी बड़ी की है। इसमें ऐसा ही वेंचुरीमीटर में किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका रीजन इसके बाद बताऊंगा मैं। तो ये तो आपको दिख रहा है ना, ये लेंथ इसकी बड़ी है, तो मैंने जानबूझ के बनाया, ऐसा ही होता है। तो इसमें जो कन्वर्जिंग सेक्शन वाला जो ये जो ना एंगल जो होता ना, ये एंगल इस एंगल की वैल्यू, लेंथ कम तो हाई वैल्यू होगी, जो कन्वर्जिंग एंगल होगा वो हाई वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू जो है ना अप्रोक्सीमेट जो है ना 20-22 के आसपास होती है। तो 20 के आसपास रेंज में याद रखें। हाई वैल्यू होती है, कितनी होती है, 20 के रेंज में होती है, आपको ध्यान रह जाएगा। दूसरी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 5 से 7 डिग्री, 5 से 7 डिग्री ना, 5 to 7 जो डिग्री है ये बहुत कम होती है। लेंथ ज़्यादा हो गई ना, आपको पता चल रहा है ये वैल्यू कमी होगी एंगल। क्यों होती है रीजन बाद में देखेंगे, इसकी जस्ट बाद में इसको मिटा के मैं आपको बताऊंगा रीजन। और लेकिन ये वैल्यू रखी जाती है। तो एक तो आपको रेंज पता होना चाहिए। एक तो ये है कि कन्वर्जिंग सेक्शन इसका छोटा, बिल्कुल छोटा सा होता है, और जो डाइवर्जिंग सेक्शन है वो बहुत, उसकी लेंथ जो है ना वो लेंथ ज़्यादा होती है, जिससे इसका कन्वर्जिंग एंगल जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, और डाइवर्जिंग सेक्शन जो एंगल है उसकी वैल्यू कम होती है। ये क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही जेई में नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इससे जो रीजन है उसका वो पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये जो थ्रोट है, अब देखो इसमें अपन एनर्जी जो लगाएंगे ना, एनर्जी कंजर्व करेंगे, E1 = E2 करेंगे, है ना। दो अपने क्रॉस सेक्शन लेने होंगे, तो दो क्रॉस सेक्शन लेंगे, वो इसमें लिया जाता है। एक तो जस्ट यहाँ पे जस्ट है ना कन्वर्जिंग सेक्शन से पहले एक सेक्शन, तो ये हो गया। दूसरा सेक्शन ये आता है, ये थ्रोट वाला सेक्शन लिया जाता है। अब ये बोले कि ये वाला सेक्शन क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ये सेक्शन इसके बाद क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लॉसेज होते हैं, एडी लॉसेज, है ना। तो उस लॉस की वजह से वो एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, एक्यूरेसी इनएक्यूरेसी आएगी, तो इसलिए अपन क्या लेते हैं, ये थ्रोट वाला ही एरिया ये लेते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ये एरिया का ये क्रॉस सेक्शन लिया जाता है। एक तो ये हो गया जस्ट बिफोर कन्वर्जिंग सेक्शन के जस्ट एंड वाला, और एक जो थ्रोट वाला सेक्शन लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेंचुरीमीटर में 2 क्रॉस सेक्शन लिए जाएंगे, कौन कौन से, एक तो जस्ट बिफोर कन्वर्जिंग से, और एक जो थ्रोट वाला सेक्शन क्रॉस सेक्शन, दोनों। एक जो एंगल का पूछ लेगा, कन्वर्जिंग एंगल, और इनमें वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, या तो ये पूछ ले, या फिर आपको वैल्यू की आइडिया होए कि इसकी 20 के आसपास होती है, इसकी 5 to 7 के आसपास होती है, तो उससे भी आप बता देंगे। ठीक है। अब ये दोनों सेक्शन ले लिए, और अपन को डिटेल में इससे ज़्यादा नहीं जाना, बस इतना ही काफ़ी है, इससे निकाल लेंगे। फिर जो कुछ फॉर्मूला निकल के आता है उसका मैं डायरेक्ट आपको उसका मीनिंग बताऊंगा, उस पर न्यूमेरिकल नहीं आते अपने, तो वो क्योंकि बड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं आएगा उसका। ये सीख लिया अपन ने, कन्वर्जिंग सेक्शन है एक डाइवर्जिंग सेक्शन है। इसकी लेंथ ज़्यादा क्यों रखेंगे, या एंगल क्यों कम क्यों रखेंगे, वो उसका नेक्स्ट अभी मैं उसका रीजन बताऊंगा। आप देखिए, रीजन देखिए, अपन जानते हैं जो बर्नौली इक्वेशन है उसमें ये अपना इक्वेशन है P + v² Vy ρg, ये अपना इक्वेशन है, करेक्ट। मैं इसको इक्वेशन को काम में लूंगा। यहाँ पे देखिए, पहला का कन्वर्जिंग सेक्शन ले लेते हैं, उसकी लेंथ क्यों रखी है कम, देखो कन्वर्जिंग सेक्शन कुछ ऐसे है, यही बात है। अब देखो ये मैंने 2 सेक्शन लिए, 1-1 और ये 2-2, फ्लो हो रहा है ऐसे। अभी बताओ, अपने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी है ना। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल ले रखा है, जो कि अपन बर्नौली इक्वेशन में ही वैसे ही ऑलरेडी ले चुके हैं, तो A1V1 = कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे, A1V1 = A2V2, करेक्ट है। तो उसमें ये बताइए वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, एरिया इस पे है तो वेलोसिटी, एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ज़्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। सेक्शन 2-2 पे V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है, तो 2 पे ये एनर्जी इक्वेशन लग जाएगी, E1 = E2 लग जाएगी, E1 = E2। यहाँ पे बताइए, मैं 2 पे लगा दूँ 2 पॉइंट्स पे। जेड जो है ना, किसी एक पॉइंट पे बात करूँ तो जेड जो है डेटम से जो हाइट है या डेप्थ जिसको बोलूँ,
जेड की वैल्यू सेम होगी दोनों के लिए, तो एक ये आ जाएगा, 2 पॉइंट्स पे लगा दूँ P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखो नेक्स्ट वाले में ऐसे ही Z1 Z2 सेम है तो कैंसिल हो गया। अब ये बताइए V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है, V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है, तो इसको इक्वल रहने के लिए V2 की वैल्यू P1 से कम होगी। समझ गए? V2 की वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला पार्ट ज़्यादा हो गया, तो अपन को इसके इक्वल करने के लिए ये वैल्यू की जो ना P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होगी। तो P1 देखो, P1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे P1 है, यहाँ है P2, तो P2 जो है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा है P1 से, ये P1 की वैल्यू है ना वो ज़्यादा है P2 से। देखो यहाँ पे, तो क्या हो गया, डेल P बाई डेल एक्स, मैंने डेल P लिख दिया इसको, दोनों में डिफरेंस को, और एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैंने एक्स मान, ये जो ना लेंथ जो है मान ली ये डी एक्स डेल्टा एक्स, वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, P2 माइनस P1 तो नेगेटिव आ रहा है। तो ये होती है फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। तो आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ये और ये है कन्वर्जिंग सेक्शन, अपना था कन्वर्जिंग सेक्शन, ये बना रखा है मैंने ऐसे, ये है कन्वर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग मैंने सारी चीजें समझाने के लिए की थी, ये लगभग कुछ नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, ज़्यादातर टीचर नहीं बताते हैं, सीधे सीधे बता देंगे कि कन्वर्जिंग सेक्शन में फेवरेबल कंडीशन होती है, उसका मतलब है डेल P बाई डेल एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा। लेकिन उसका कैसे आया ये समझ ऐसे निकल के आया है, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो कन्वर्जिंग सेक्शन में डेल P बाई डेल एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, वो उसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। इसलिए कन्वर्जिंग सेक्शन की जो लेंथ है या फिर एंगल है, लेंथ है वो कम रखो या एंगल है वो ज़्यादा रख लो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। फ्लो सेपरेशन कंडीशन कोई नहीं मिलेगी उसमें, फ्लो सेपरेशन का कोई केस नहीं है, फेवरेबल कंडीशन है इसमें। कन्वर्जिंग सेक्शन हो गया अपना, ये आपको इतना याद रखना है बस, कन्वर्जिंग सेक्शन में जो है कंडीशंस फेवरेबल होती हैं फ्लो के लिए। अब देखो डाइवर्जिंग सेक्शन में बताओ, मैं सारा डिटेल में नहीं बताऊंगा, अब ये डाइवर्जिंग सेक्शन थे वो। अब डाइवर्जिंग सेक्शन है, डाइवर्जिंग सेक्शन डाइवर्जिंग सेक्शन यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये देखिए सेम का सेम ही मैंने एक सेक्शन ले लिया 1 और ये कोई सेक्शन लिया 2। अब ये बताइए यहाँ पे एरिया कम या A2 ज़्यादा ना, ये A2 ज़्यादा है, A2 ग्रेटर देन A1, तो V1 तो क्या होगा, V2 जो है ना उसकी वैल्यू कम होगी, करेक्ट है। एरिया ज़्यादा हो गया तो वैल्यू की जो वेलोसिटी की वैल्यू ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि अपन को ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बनाए रखनी है। तो उससे निकल के आएगा डेल P बाई डेल एक्स है ना वो आ जाएगा ग्रेटर देन 0। वो तो ना अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। तो ये हो गया अपने डाइवर्जिंग सेक्शन में ऐसा होता है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से आया, तो यहाँ पे वेलोसिटी है इसी कंपैरिजन में कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, इस साइड में वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा P1 पे P2, तो P2 है ना वो ज़्यादा होगा P1 से, करेक्ट है। तो डेल P बाई डेल एक्स जो है ना वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। A2 ग्रेटर देन A1, तो यहाँ का वेलोसिटी कम, तो इस इक्वेशन को, बर्नौली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ने पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो डेल P बाई डेल एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि फ्लो सेपरेशन है ना, फ्लो सेपरेशन टेक्स प्लेस। अब देखो जो कन्वर्जिंग सेक्शन था उसमें कंडीशंस जो है वो फेवरेबल कंडीशंस ही, इसलिए कोई फ्लो सेपरेशन नहीं होता है।
उसमें कोई लॉसेज नहीं होते हैं उसमें, इसलिए उसकी लेंथ कम ही रखी जाती है, एंगल को ज़्यादा रखा जाता है, कन्वर्जिंग एंगल को। लेकिन इसमें जो है डाइवर्जिंग सेक्शन में कंडीशंस होगी अनफेवरेबल, जिससे फ्लो सेपरेशन हो जाता है। फ्लो सेपरेशन होने की वजह से अपन को कोशिश करते हैं उसका जो एंगल है ना, डाइवर्जिंग एंगल, उसको कम रखें ताकि बहुत लेंथ तक चले सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन, उस वजह से फिर वो फ्लो सेपरेशन नहीं होगा। तो फ्लो सेपरेशन किस में होता है? डाइवर्जिंग सेक्शन में होता है। तो फ्लो सेपरेशन का देखो, यहाँ पे फ्लो ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कुछ होता है कि फ्लो सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। फ्लो सेपरेशन का मतलब क्या होता है? देखो लॉस होने लग जाता है। फ्लो ना जिस डायरेक्शन में फ्लो होना है, इस डायरेक्शन में फ्लो होना है, इसकी बजाय अपोजिट में, एज पे ना अपोजिट में फ्लो होने लग जाता है। देखो ऐसे होने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। फ्लो सेपरेशन हो गया है। जो मेन फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो इसके जो एज पे, इसकी वॉल पे ना, वो फ्लो जो ना अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसके फ्लो जो है ना उसको रेजिस्ट कर रहा है, या फिर ये बोलूं तो वो लॉस में काउंट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। यहाँ पे फ्लो मेन फ्लो के साथ नहीं रह के ये फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। वो कौन से सेक्शन में होता है? डाइवर्जिंग सेक्शन में होता है। ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, आपको याद यही रखना है, मैंने समझाने के लिए बताया है। डाइवर्जिंग सेक्शन, इसमें अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, मतलब क्या है? डेल पी बाई डेल एक्स ग्रेटर देन 0, और उससे क्या होता है? फ्लो सेपरेशन हो जाता है। इसलिए अपन डाइवर्जिंग सेक्शन में एंगल को कम रखते हैं, जिससे कि उसकी लेंथ ज्यादा हो और फ्लो सेपरेशन ना हो। ये याद रखने का यही था, बस मैंने रेड मार्कर से मार्क किया हुआ है। ये हो गया अपना, इस पे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बन गए, मैंने मैं आपको बता दिया अच्छे। अब कुछ और बनते हैं क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए हैं चैप्टर वाइज चैप्टर यूनिट में। जैसे सिलेबस इसका पूरा का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल स्टार्ट करने से पहले सारे जो है ना 1-2 लेक्चर होंगे, जिसमें अच्छे से पूरे न्यूमेरिकल होंगे, उसमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे। 2 लेक्चर मिनिमम सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। तो वो प्रैक्टिस अभी ये पढ़ लें, वो प्रैक्टिस में काम आएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वेंचुरीमीटर का ही एक देखो, इसके आगे 1-2 क्वेश्चन और आते हैं छोटे छोटे वेंचुरीमीटर के। वेंचुरीमीटर में जो है ना टोटल जो मैंने ये बताया था, Q एक्चुअल इक्वल्स टू CD इंटू थ्योरेटिकल। अब ये है, ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही था। अब Q थ्योरेटिकल का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मैं इसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि उसमें मैं किस टर्म की बात कर रहा हूँ, वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बस याद नहीं रखना आपको, फिर भी बता रहा हूँ मैं। A1 A2 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2GH अंडर रूट। ये हो गया CD इक्वल टू Q एक्चुअल। ऐसे होता है इसका फॉर्मूला Q थ्योरेटिकल का वेंचुरीमीटर में। अब देखो इसमें जो H है ना, H है, ये हेड है, वो उसको काउंट, इसको जो ना मेजर किया जाता है मैनोमीटर लगा के, डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा के, U2 मैनोमीटर लगा के, या इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर लगा के किया जाता है। तो उसमें H की जो H निकल के आता है उसका न्यूमेरिकल आता है। इस पे पूरे पे न्यूमेरिकल या तो वैल्यू ये दे दिया और CD की वैल्यू अपन को अज्यूम करनी है 0.952 0.98, या फिर उसकी वैल्यू दे देगा तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये बन सकता है। लेकिन न्यूमेरिकल जो है ये वाला पार्ट जरूर बनता है, H जो निकालने वाला, H इक्वल टू x रो m डिवाइड बाई रो -1। बस ये न्यूमेरिकल आपको ध्यान रखना है, और इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, वही बताता हूं आपको। बस ये जो हेड जो निकल के आएगा वो x मल्टीप्लाई में ब्रैकेट रो m डिवाइड बाई रो -1। इसमें x क्या है? x उसकी रीडिंग होगी, ये रीडिंग होगी x। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर, U2 मैनोमीटर या फिर इन्वर्टेड मैनोमीटर ये अपन लेंगे, तो उसमें जो x है ना उसकी रीडिंग होगी मैनोमीटर की। x तो हो गया रीडिंग सीधे सीधे, रो m डिवाइड बाय रो m बोले तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मैनोमीटर ले रहे हैं ना, तो रो m जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है, मैनोमेट्रिक डेंसिटी। ठीक है, और रो जो अपना फ्लूइड दे रखा है, जैसे अपन नॉर्मली जो है फ्लूइड में इसमें वाटर के लिए काम करते हैं, तो रो
रो वाटर ही ले लेते हैं, या फिर जो भी दिया गिवन होगा अपन को, वाटर बताया या फिर कोई ऑयल है कुछ भी है, ये अपन को पता होगी, की वैल्यू अपन को दिया होगा उसकी वैल्यू पता होगी, एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो इसे एच निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू रखी होगी, अपन आंसर निकाल देंगे, एमएम में दिया होगा, ये यूनिट का भी ध्यान रखना है, कई बार ये एमएम में दिया होगा और ये सेंटीमीटर में लिख देगा और ऑप्शन दोनों दे देगा, तो वो गलती नहीं करनी है अपन को, यूनिट का ध्यान भी रखना है। अब देखो, अब ये जो ना एच की वैल्यू जो है ना, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनता है कि जो एच की वैल्यू है ये आ गई, इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि जो अपन ने वेंचुरोमीटर को कैसे रखा है, कि हॉरिजॉन्टली रखा है या वर्टिकली रखा है या इंक्लाइंड रखा है, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है वेंचुरोमीटर का, तो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है उसके ओरिएंटेशन से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है अपना ट्रू है। एक तो न्यूमेरिकल बन गया, एक जो है इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है एच की वैल्यू, ये हो गया। अब देखो सब पढ़ लिया ना अपन ने, अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कराया है, किसका कंजर्वेशन पे होती है, किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है, ये होती है एनर्जी। बर्नौली जो है, बर्नौली थ्योरम है वो है एनर्जी, और जो अपनी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन थी वो किस पे थी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन थी, याद कीजिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अपनी थी मास पे थी, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरोमीटर इज, वेंचुरोमीटर के कंपैरिजन में नोजल में जो लॉस होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा। अब देखो वेंचुरोमीटर में आपको बताया हेड लॉस जो है ना बहुत कम होता है, हेड लॉस की वैल्यू बहुत कम होती है, ये बताया था मैंने, तो हेड लॉस की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी से। ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें बताइए, सेकंड आएगा मोर, क्योंकि वेंचुरोमीटर में कम होती है तो उसमें नोजल में ज्यादा हो गई, कि नोजल में जो है ना ज्यादा बिल्कुल जैसे नोजल जो है ना ऐसे होती है, बिल्कुल सेक्शन जो है बहुत ज्यादा, जो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग सेक्शन का जो एंगल है ना बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें लॉसेज ज्यादा मिलते हैं। जबकि इसमें वेंचुरोमीटर में अपन ने पढ़ा पूरा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में सेक्शन जो लॉसेज को अपन को कम करने के लिए, फ्लो सेपरेशन ना हो, अपन ने क्या किया, एंगल को बहुत कम रखा, तो ये आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया बी। अब देखिए इससे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़िए। Which of the following is responsible for the separation of boundary layer? अभी बताया मैंने आपको डाइवर्जिंग सेक्शन में। ऑप्शन में देखिए कौन सा आएगा, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, हाई विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, लो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, कौन सा आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा, यह आएगा पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। जो ये डेल पी बाई डेल एक्स है ना, उसको बोलते हैं डेल पी बाई डेल एक्स, उसको बोलते हैं पॉजिटिव, ये उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। वो ये था पॉजिटिव था ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, यही था, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है इसमें, ये डाइवर्जिंग सेक्शन में ऐसा होता है, और पॉजिटिव होता है इसकी वैल्यू, जिससे जैसे कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं, फ्लो सेपरेशन हो जाता है। फिर अपने क्वेश्चन हो गए, आइडिया हो गया क्वेश्चन कैसे आते हैं, और क्वेश्चन और अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब पूरा इसका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.